हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे, मस्त एवं स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। चलिए बच्चों, आज हमारा कुछ टॉपिक बच गया था। आज आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, पेप्सिनोजेन तक मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था आपको। प्रोटीन का पाचन करने की क्रिया सब कुछ बता दी थी। अगला क्लास में अर्थात आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव का एक अद्भुत कुंडलित रचना, जिसे हम छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। इसमें भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग और भी होता है जो अम्ल का स्रावित करता है, जो ग्रंथियों का स्रावित करता है, पाचक रसों का स्रावित करता है, जिसे हम अग्नाशय या पित्ताशय कहते हैं। अग्नाशय अलग चीज़ होता है, पित्त में पढ़ेंगे हम लोग पित्ताशय, जो कि अलग चीज़ होता है। पित्ताशय में हम लोग पढ़ेंगे यकृत को, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जाइए तुरंत वो वीडियो को देख के और फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। और आज हमारा ये चैप्टर का लास्ट दिन है, एकदम लास्ट टू लास्ट। अब इसके अलावा और कोई वीडियो नहीं आएगा इस चैप्टर से रिलेटिव। अब हम लोग इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाद तुरंत ही हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग जाके देख लीजिएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत ही मस्त है, 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहेगा और बहुत ही लाजवाब है। जाइए और उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व आज ही हो जाएगा। चलिए ध्यान आइए बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे छोटी आंत, जिसमें हम लोग बात करेंगे अर्थात छोटी आंत मतलब स्मॉल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात ये छोटी आंत का भाग है जो आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है। अगर आपकी बात बोले तो पूरे आहार नाल में सबसे लंबा कोई भाग होता है तो उसे हम छोटी आंत कहते हैं। सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं बाबू? छोटी आंत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर के आहार नाल में सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत का होता है। देखिए ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये होता है छोटी आंत हमारा। अब इसकी लंबाई कितना होता है तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। कितना बाबू? 6 मीटर। कितना लंबा होता है? 6 मीटर लंबा होता है, लंबा। और जो चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की अगर बात करें तो वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, हमारा जो आहारनाल होता है, ये हमारा जो छोटी आंत होता है वो बेलनाकार होता है। कैसे आकार का होता है? बेलनाकार होता है। छोटी आंत की आकृति कैसी होती है बाबू? बेलनाकार होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। 5.5 लमसम में 6 मीटर मस्त है, जो हमारे किताब में दिया हो उसके अनुसार से 6 मीटर है। और चौड़ाई इसकी 2.5 सेंटीमीटर होता है। आ रहा है मेरे बात समझ में? आगे ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आहार नाल की लंबाई अगर हम बात करें तो शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल की लंबाई बड़ी होती है, वही हमारा मांसाहारी में आहार नाल की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। इसलिए मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि जाइए उस वीडियो को फिर से देख के आइए, ताकि जाइए उस वीडियो को देख के आइए ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। बिना पीछे वाला वीडियो देखिए, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे अनुसार से ये आपके लिए
ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपकी अधूरी ज्ञान अभी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप शुरू से देखिए, समय दीजिए थोड़ा सा। मुझे पता है कि ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, समय दीजिएगा तो कुछ सीख के जाइएगा। आ रहा है मेरे पास समझ में? चलिए आगे ध्यान देते हैं। छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग, याद रखिएगा। आहार नाल का क्या होता है बाबू? सबसे लंबा भाग। आहार नाल के सबसे लंबा भाग किसे कहते हैं? छोटी आंत को होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी आकृति बेलनाकार होती है। कैसी होती है बाबू? बेलनाकार होती है। इसकी आकृति कैसी होती है बाबू? बेलनाकार होती है, याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई, शाकाहारी के जंतु में जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, व मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। ध्यान दीजिएगा। शाकाहारी जंतुओं में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है बाबू? अधिक होती है। वह इसमें क्यों अधिक होती है? क्योंकि बाबू इसमें एक चीज होता है, शाकाहारी जंतुओं में एक चीज पाया जाता है, सेल्यूलोज। जो हमारा क्या लिखाता है, ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज होता है। इसके पाचन के लिए इसमें बड़ी आहार नाल की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। किसमें बाबू? तो शाकाहारी में। याद रखिएगा, किस जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है? तो शाकाहारी में। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, व मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है बाबू? कम होती है। हम दोनों बात लिख देते हैं। मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है बाबू? कम होती है। याद रखिएगा आप लोग, मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है बाबू? कम होती है। इतना बात आपको याद हुआ? इतनी बात पहले याद हुआ? फिर से आप समझिए। छोटी आंत के आहार नाल में सबसे लंबा भाग कोई होता है तो वो छोटी आंत की होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। इसकी आकृति बेलनाकार होती है। शाकाहारी जंतुओं में आहारनाल, शाकाहारी जंतुओं के आहारनाल के में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज का पाचन के लिए समय चाहिए, इसीलिए आहारनाल की लंबाई अधिक होती है। वह मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत की जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट स्टार्टिंग रहता है, इस पॉइंट का नाम होता है ग्रहणी भाग। और इसके ग्रहणी होता है। छोटी आंत में 3 भाग होता है, एक ग्रहणी, एक जेजुनम और एक होता है इलियम। क्या क्या बोले बाबू? ग्रहणी मतलब जो ग्रहण कर देता है। जैसे छोटी आंत में भोजन आता है मतलब ग्रहण कर लिया, छोटी आंत ने भोजन को ग्रहण कर लिया, अब उसमें जेजुनम में जाएगा, जेजुनम के बाद इसमें जाएगा इलियम में, इलियम के बाद ये बाहर निकल जाता है बड़ी आंत में। कहाँ निकल जाता है बाबू? बड़ी आंत में बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी भाग यह छोटी आंत का पहला और सबसे स्टार्टिंग भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत का सबसे स्टार्टिंग भाग कौन होता है बाबू? ग्रहणी होता है। अगर हम छोटी आंत का चित्र बनाना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान दीजिए, ये इधर से इसके इधर जो होता है हमारा, ये हमारा अमाशय है। आप लोग चित्र में यहाँ देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए अमाशय है, ठीक है। अमाशय के बाद ये हमारा कुंडली जैसी रचनाएं छोटी आंत है। क्या है बाबू? छोटी आंत है। ये बस इतना भाग। अब समझिए कि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? ग्रहणी। क्या कहलाता है बाबू? ग्रहणी कहलाता है। और इसके बीच में जो भाग है ना, उसको हम जेजुनम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? जेजुनम। और इसका अंतिम भाग शायद इलियम कहलाएगा।
क्या कहलाएगा बाबू? इलियम कहलाता है। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप ये देखिए तो ये किस आकार में है? ये आपको उल्टा ऐसे करके सी आकार का दिख रहा होगा, ऐसे करके बटा हुआ। तो देखिए अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये छोटी हाथ की जो लंबाई जो आकृति होती है वो लगभग सी आकार की होती है। कुछ कभी ऐसा उल्टा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, ये उल्टा सी आकार का होता है। तो अगर आपसे पूछे कि छोटी हाथ की लंबाई कैसी होती है तो सी आकार की होती है, या फिर ग्रहणी भाग की लंबाई कैसी होती है तो सी आकार का। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये सी आकार का बना रहा है तो इसकी लंबाई, इसकी आकृति होती है सी आकार की। ध्यान दीजिएगा। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, अमाशय के सबसे नीचे भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। पाइलोरिक भाग जाके छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है और छोटी आंत का ग्रहणी भाग सबसे स्टार्टिंग एवं फर्स्ट पॉइंट कहलाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भोजन अमाशय में गया, अमाशय के जरिए ये छोटी आंत में जाएगा। जहाँ पर छोटी आंत में भोजन आता है उसी भाग को ग्रहणी भाग कहते हैं, मतलब वहीं से भोजन ग्रहण करता है। जैसे हमारे शरीर में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख है, अर्थात जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे मुख कहते हैं। उसी प्रकार जहाँ से छोटी आंत में भोजन जाता है, जिस पाइप का स्टार्टिंग भाग जहाँ से छोटी आंत में भोजन जाता है उस भाग को ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ग्रहणी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह प्रायः सी आकार का होता है। ग्रहणी का आकृति कैसे होता है बाबू? सी आकार का होता है। याद रखिएगा, इसकी आकृति कैसी होती है? सी आकार का होता है। याद रहेगा आप लोगों को, सी आकार का होता है। ग्रहणी की आकृति सी आकार की होती है। बाबू इतना बार एक ही चीज़ को बोलने का अर्थ यह है कि आपको पूरा याद हो जाना चाहिए यहीं पर। ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो विभिन्न नलिकाओं में आपस में जुड़ने से बनी होती है। इन नलिका अग्नाशय वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्तवाहिनी होती है। आप ध्यान दीजिएगा, इस नलिका में ना दो गो छिद्र होता है। देखिए वो तो छिद्र आपको अंदर से दिखेगा, लेकिन अभी हम यहाँ तो अंदर नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम आपको एक सूचना दे सकते हैं कि यहाँ पर छिद्र होगा, या फिर एक ठो यहाँ पर छिद्र होगा, एक ठो यहाँ पर छिद्र होगा, ऐसे बता सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि यहीं पर भाग में, अच्छा मैंने थोड़ा सा चित्र को इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पाया जाता है इसे कहते हैं हम लोग अग्नाशय। इसे क्या कहते हैं बाबू? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय, ये भाग अग्नाशय होता है। और आपको पता होगा कि यहीं पर हमारा पित्त होता है। यहीं पर हमारा क्या होता है? पित्त होता है। इसके नीचे पित्ताशय रस होता है। अब ये पित्ताशय रस क्या होता है? इसी के जरिए ये तो थोड़ा सा जुटा हुआ रहता है, आप लोगों को दिखेगा नहीं यहाँ पर से, लेकिन ये जो भाग होता है ना, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से नहीं, इसके यहाँ से छिद्र बनाता है और इसमें जाकर इसमें स्रावित होता है। छोटी आंत में जाकर क्या होता है बाबू? स्रावित होता है। मतलब कि छोटी आंत में दो छिद्र खुलता है, एक अग्नाशय का और एक पित्ताशय का। ध्यान दीजिएगा, एक अग्नाशय का इसका आता है, इसका आता है यहाँ पर, और एक यहाँ से खुलता है पित्ताशय का। मतलब कि दो छिद्र खुलते हैं, जो एक पित्ताशय और एक अग्नाशय कहलाता है। याद रहेगा आप लोगों को, एक पित्ताशय और क्या होता है? एक अग्नाशय होता है। ध्यान दीजिएगा, पित्ताशय पित्त से निकलता है और अग्नाशय से ही निकलता है। अग्नाशय रस निकलता है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से क्या निकलता है बाबू? जेजुनम छोटी आंत का सबसे मध्य भाग होता है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। थोड़ा सा इसके पहले मैंने थोड़ा सा अग्नाशय और पित्ताशय के बारे में भी बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय से ये रस निकलता है। आगे हम लोग अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे शायद, हाँ आगे हम लोग अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी समझिए छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का सबसे पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। इसके अंदर दो छिद्र खुला होता है, एक पित्ताशय का और एक अग्नाशय का। तो ग्रहणी भाग में ही छिद्र खुला होता है स्टार्टिंग में ही, ताकि भोजन यहीं से पचता वो रस क्या करे? भोजन को यहीं से पचाते ले जाए और यहाँ तक जाते जाते ये भोजन क्या हो जाए? पूरी तरह से पच जाए और ये भोजन फिर इसके द्वारा बड़ी आंत में चला जाए। आ रहा है मेरी बात समझ में? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात अब हम लोग पढ़ने वाले जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। जेजुनम छोटी आंत का क्या होता है बाबू? मध्य भाग होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। क्या होता है बाबू? ये
छोटी आंत का अधिकतम भाग क्या होता है? इलियम होता है। आपको याद होगा ये मैंने क्या बोला है, इलियम होता है। छोटी आंत का सबसे अधिक भाग मतलब अधिकांश भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है बाबू? इलियम कहलाता है, क्योंकि जेजुनम बस छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये ग्रहणी छोटा ही होता है, जेजुनम भी छोटा ही होता है, मध्य भाग होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। छोटी आंत का सबसे अधिक भाग जो होता है वो होता है हमारा इलियम। क्या होता है बाबू? इलियम होता है। इस भाग, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है बाबू, जुकाम है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को क्लास ले रहे हैं, समझिएगा। इतना कष्ट से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है बच्चों। अभी मैंने स्टार्टअप किया है, आपको पता होगा, और इस स्टार्टअप के क्रम में अभी मुझे लगता है ना, मैं आपको अभी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो भी पढ़ाना है मुझे, और शायद मैं अभी बहुत पीछे हूँ, इसीलिए देरी करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तबीयत को अगर देखते हैं तो हम शायद आप लोगों को नहीं पढ़ा पाते। तो बाबू हम अपनी तबीयत की चिंता ना करके हम चाहते हैं कि हम आपकी पढ़ाई को पूरा करें, इसीलिए आपका पढ़ाई पूरा हो तो हम जी जान लगा कर मेहनत कर रहे हैं। आपसे मेरा बस एक ही आशा है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन करें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के स्टोरी पर लगाएं। आप मुझे मेंशन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको आपका स्टेटस पर लाइक करूँगा, साथ साथ उसको अपने स्टेटस पर भी लगाऊंगा। किस बच्चे ने मेरा स्टेटस लगाया, धन्यवाद आपका उसके लिए। जाइए वहाँ पर ये सारे चीज़ों के लिए, सिर्फ आपका इसी आशय के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बच्चों स्टार्टिंग फॉर्म में बहुत ही कम बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं। मात्र अभी तो मानिए मेरे इस अकाउंट पर अभी 90 सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ की आप समझिए कि 1000 जब तक, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि मुझे यहाँ पर लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा, और आगे भी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि आगे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो भी गया तब पर भी, ऐसा कोई बात नहीं है बाबू। हम आपके लिए हमेशा जी जान लगा कर मेहनत करेंगे, और आशा रखेंगे कि हम आपको कम से कम फीस में एजुकेशन दे सकें, बहुत ही कम कोशिश करेंगे, पूरा बिहार से सबसे कम फीस हमारा हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों तबीयत की चिंता ना करते हुए हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग को एक ही आशा है कि आप जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को कितना चीज़ें समझ में आ रही है। आप इसी सब चीज़ों को पढ़िए और इसी सब चीज़ों को कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। आप बताइए ना मुझे कहाँ समझ में नहीं आया। अरे बताएंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? चीज़ें तो आप देख लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप बताते ही नहीं कि सर मुझे वहाँ पर समझ में नहीं आया, यानी कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो क्या आप लोग इस टीचर का थोड़ा सा मदद नहीं कर सकते हैं कि सर मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है? कम से कम ये तो कमेंट कर सकते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, इतना तो कमेंट कर सकते हैं। या फिर मुझे आपकी चीज़ें, पढ़ाई गई चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। बाबू ये सारे कमेंट कर जब हम पढ़ते हैं ना तो अंदर ही अंदर मोटिवेट मिलता है और अधिक पढ़ाने का मन करता है। तो आप लोग ऐसा कमेंट कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े। मुझे एक तो इतना कम बच्चा होने के बाद भी कभी मन नहीं करता है कि थोड़ा सा पढ़ाने के लिए आए, लेकिन बाबू हम संघर्ष करने वाले विद्यार्थी, और हम संघर्ष करने वाले विद्यार्थी से तो मेरा है ही कि वो संघर्ष करते हैं चाहे जो कुछ भी हो। उसी प्रकार बाबू हम संघर्ष करने वाले टीचर्स हैं, जहाँ परिणाम की नहीं केवल तो केवल अपने कर्म की ओर ध्यान देते हैं। आ रहा मेरी बात समझ में बच्चा? ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटी सी बात में है इसके अंदर आंत रस निकलता है। इसी छोटी आंत में ना कहीं कहीं छोटा छोटा आंत रस निकलता है, स्रावित होता है, और जो भोजन को, इसके अंदर उपस्थित भोजन को क्या करता है बाबू? पचाने में मदद करता है। वो सारा चीज़ अग्नाशय रस, पित्ताशय रस जब मिल जाता है ना, उसी को आंत्र रस भी कहा जाता है, बाकी कुछ अलग नहीं है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर का ये यकृत की संरचना। मानव शरीर के इस यकृत की संरचना पढ़ने वाले हैं, जो एक संरचना नहीं बल्कि एक ग्रंथि है। क्या है बाबू? एक ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाने जाने वाला कोई अंग है तो उसे हम लोग यकृत कहते हैं। पहले इसे हम लोग मिटा लेते हैं, यकृत का चित्र बनाते हैं।
ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, क्या बोले हम लोग, यकृत अर्थात लीवर। यकृत अर्थात लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से आने वाला अंग को कहते हैं लीवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं बाबू, तो यकृत को कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 kg तक होता है, 1.5 kg, और ग्राम में बात करें तो 1500 ग्राम। ये 1.5 kg का होता है, और ग्राम की बात करें तो ये कितना ग्राम का होता है बाबू, लगभग 1500 ग्राम का होता है। याद रखिएगा, एक एक चीज़ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है, ध्यान दीजिएगा। ये उदर गुहा के दाईं ओर, उदर गुहा के किस ओर बाबू, सॉरी ध्यान दीजिएगा, उदर गुहा के इधर दाईं ओर, ये होता है हमारा दाईं ओर, ये होता है हमारा दाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, ये उदर गुहा के दाईं ओर यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, उदर गुहा क्या होता है, देखिए इसे कहते हैं वक्ष गुहा, इसे कहते हैं उदर गुहा। उदर गुहा हमारे पेट में जो स्थित अंग है उसे हम लोग उदर गुहा कहते हैं, अर्थात पेट वाले अंग को उदर गुहा कहते हैं, बाकी सीने वाले अंग को वक्ष गुहा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, यकृत के अंदर पित्त पाया जाता है, और यकृत पित्ताशय रस के स्रावित करता है। ध्यान दीजिएगा, यकृत कोशिकाओं में से पित्त का स्रावन होता है। यकृत के अंदर से पित्त कोशिका से पित्ताशय रस निकलता है, जो यहाँ पर पित्ताशय थैली में जाके इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है बाबू, पित्ताशय थैली में इकट्ठा होता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ये पित्ताशय थैली से पित्त क्या होता है बाबू, छोटी आंत में जाके, देख लीजिए अभी यहाँ पर चित्र बनाए थे, छोटी आंत में जाकर स्रावित हो जाता है। बातें समझ में आई आपको, विश्वास से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, यकृत की कोशिका से, एक सेकेंड, यकृत की कोशिका से पित्त रस निकलता है, जो पित्ताशय थैली में जाके, ये पित्ताशय जो थैली होता है ना, ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग, इसको जो दिख रहे हैं ना आप लोग, बकड़ू वगैरह में देखे होंगे, ये नीला टाइप का रहता है, जिसे आप लोग निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है पित्ताशय है। अब ये क्या होता है, पित्ताशय यकृत से पित्त निकलता है, पित्त जाके पित्ताशय थैली में जाके इकट्ठा होता है, और जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जहाँ भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय रस व पित्ताशय रस दोनों की जरूरत पड़ता है, तब वह छोटी आंत में क्या हो जाता है बाबू, स्रावित होने लगता है, और तब तक हमारा शरीर उस पित्त रस को इकट्ठा करता है। मेरी बात समझ में आया आपको, ध्यान दीजिएगा। पित्ताशय नामक थैली में जाकर इकट्ठा हो जाता है। यकृत से कई छोटी यकृत नलिकाएं निकली होती है। यह यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी नलिका बनाती है, जो छोटी आंत में जाकर खुलता है। याद रहेगा आपको, छोटी आंत में जाकर खुलता है। ये गाढ़ा होता है, हरा रंग का होता है। याद रखिएगा, ये गाढ़ा होता है, वह हरा रंग का होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ, पित्त के अंदर जो पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय रस जो पाया जाता है बाबू, वो होता है क्षारीय। वो कैसा होता है बाबू, क्षारीय होता है, अर्थात भोजन में आए अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है, या यह क्षारीय होता है। कैसा होता है बाबू, क्षारीय होता है। साथ साथ ध्यान दीजिएगा, इसका रंग जो होता है वो हरा कलर का होता है। कैसा होता है बाबू, हरा रंग का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे रंग का होता है बाबू, हरा रंग का होता है। ये कैसे रंग का होता है बाबू, हरे रंग का होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देख लेते हैं। पित्त का दो मुख्यतः काम है। पहला काम क्या है, पित्त अमाशय से ग्रहण किए गए अम्ल कायमा की अम्लता को नष्ट कर देता है। पित्त क्या, देखो ये जो पित्त क्या है, क्षारीय है। अब इसके अंदर जो अम्ल कायमा आता है, जैसे HCl मिल गया ना भोजन में, HCl पता होगा आपको, अमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन को अम्ल बना देता है, ताकि भोजन को पच सके। अब वो पचा हुआ भोजन आगे हमारे छोटी आंत में जाएगा तो वो तो दिक्कत है,
वहाँ तो दिक्कत कर सकता है, अर्थात अब उसको क्या करेगा, वहाँ पर ये पित्ताशय कार्य करता है, ये पित्ताशय क्या करता है, यहाँ पर जाकर स्रावित होता है और इस अम्ल कायमा को लवण बना देता है। आपको पता होगा जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण का निर्माण होता है, लवण और जल बनता है। आपको ये बात बहुत अच्छा से पता होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ये एक बात समझ में आई। दूसरा कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा, पित्त के लवण की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है तथा ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर कार्य कर सके। अब पित्त क्या होता है, इसके अंदर जो वसा वाले पदार्थ आए हुए रहते हैं, जब पित्त उसको क्षारीय लवणीय बना देता है तो वसा को पचाने वाला जो हमारा पायसीकरण, जो वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है वो वसा पर कार्य कर सके। वसा अर्थात चर्बी को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो चर्बी पर अर्थात वसा पर कार्य कर सके, इसके लिए वो एक सही स्थिति में बना हुआ रहना चाहिए और वो स्थिति उत्पन्न कर देता है हमारा पित्ताशय। क्योंकि वो जब हमारे अमाशय में आता है तो उसमें HCl जो रस मिलता है बाबू, उसके कारण ये अम्लीय हो जाता है और जब ये मिलता है तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बन जाता है बाबू, लवण बन जाता है और जो भोजन को पचाने में हमारा मदद करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको एक रचना दिख रही होगी, छोटी सी आकृति मैंने बनाया है, वो उस आकृति का नाम है अग्नाशय। अभी मैं बताता हूँ, कुछ अग्नाशय की आकृति ऐसी होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बताता हूँ ऐसी होती है। एक सेकेंड, ऐसी होती है, इसे कहते हैं अग्नाशय। इसे क्या कहते हैं बाबू, अग्नाशय कहते हैं। यह अग्नाशय छोटी अर्थात अमाशय के पक्ष मतलब पीछे, हम ऐसे बोल सकते हैं, अमाशय के पश्च भाग में स्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है बाबू, अमाशय के पीछे होता है। कहाँ होता है बाबू, इस अमाशय के पीछे होता है और यह भी खुलता है छोटी आंत में। ये भी कहाँ खुलता है बाबू, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अमाशय, एक सेकेंड, इसके अंदर अग्नाशय रस स्रावित होता है। इसके अंदर क्या होता है बाबू, अग्नाशय रस अर्थात एंजाइम का स्रावन होता है। इसके अंदर एंजाइम का स्रावन होता है जो भोजन के में उपस्थित वसा, प्रोटीन, इन सभी चीज़ों का पाचन करता है। याद रहेगा, आपको याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बुक में क्या लिखा हुआ ध्यान दे देते हैं। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के को घेरे पीले रंग की, अर्थात ध्यान दीजिएगा बाबू, अग्नाशय कौन सा रंग का होता है बाबू, पीला रंग का। कौन सा रंग का होता है, पीला रंग का होता है। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय पीला रंग का होता है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं निकली होती है जो आपस में जुड़कर एक बहुत लंबी एवं बहुत बड़ी क्या बनाता है, अग्नाशय वाहिनी बनाता है, जो अग्नाशय रस को छोटी आंत में ले जाता है। छोटी छोटी नलिका मिलकर आगे जाके एक बहुत बड़ी नलिका बनाती है जो अग्नाशय अर्थात छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है। बात वही गुरा फुराक बोल रहा है कि अग्नाशय से छोटी छोटी वाहिनी निकलता है और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जाके खुल जाता है, बस खत्म बात, और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है। यह मतलब कि ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय यहाँ से गया और यहाँ से पीछे से निकल रहा अग्नाशय ग्रहणी भाग, वाहिनी मतलब होता है नसों में जो अग्नाशय का रस निकल रहा है, रस का स्रावन हो रहा है, अग्नाशय रस का जो बहकर यहाँ पर आ रहा है छोटी आंत में, ये अर्थात पित्ताशय और अग्नाशय आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी नलिका बनाती है जो आंत रस के नाम से जाना जाता है और यह छोटी आंत के ग्रहणी भाग में स्रावित होता है। नीचे ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा एंजाइम किस पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी भाग में जो नलिका निकलता है अग्नाशय के रस में जो मिला होता है, जो होता है अग्नाशय रस में क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सन होता है, इमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इतने प्रकार के एंजाइम होता है, फिर से नाम समझिएगा, ट्रिप्सन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय में क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, इमाइलेज क्या करता है, इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा।
इमाइलेज, ध्यान दीजिएगा बाबू, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो भोजन के साथ ऐसे भी अंगों, भोजन का ऐसा अंग ग्रहण करते हैं, जैसे कि अगर गेहूं को देखे होंगे, गेहूं, जब आप गेहूं के ऊपर वाला छिलका को देखें, छिलका, वो छिलका नहीं होता है, उसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। और हमारे शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए भी एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, जिसे हमारे मुख में भी पाया जाता है, लार। ध्यान दीजिएगा, इमाइलेज क्या होता है, इमाइलेज और स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को मिला करके माल्टोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? माल्टोज का निर्माण करता है, जो हमारे लगभग माना जाए तो ये काम करता है। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? लाइपेज इमल्सीकृत वसा के साथ मिलकर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। ये सारी चीज़ें का निर्माण करता है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि छोटी आंत की दीवार में, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये है छोटी आंत। ये क्या है बाबू? छोटी आंत। छोटी आंत की दीवार में एक बहुत ही महीन दीवारों में क्या होता है, इनका एक छोटा सा रस निकलते रहता है, जिसे आंत्र रस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, क्या बता रहे थे हम अभी आपको? आंत्र ग्रंथि बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कई प्रकार के, छोटी आंत में पाचन की क्रिया को पूर्ण होती है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब कि अब आपको बता देता हूँ, पचने की जितने भी क्रियाएं होंगी वो छोटी आंत में क्या आ जाएगा बाबू? पूर्ण हो जाएगा। छोटी आंत में क्या आ जाता है बाबू? पूछेगा। हम आपको 3 क्वेश्चन बताते हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से। कहाँ से प्रारंभ होती है बाबू? मुख से। दूसरा बात, कहाँ पर खत्म हो जाती है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद किसी भी अंग में पाचन नहीं होगा। मतलब छोटी आंत में भोजन आया, छोटी आंत में अब जो भोजन पचने का था, जो पचने का रह गया होगा, छोटी आंत में आकर वो भोजन पूरी तरह से पच जाएगा। उसके बाद भोजन, अगर सर सोच रहे हैं कि सर बड़ी आंत बचने से बड़ी आंत में जाकर भोजन नहीं पचेगा, नहीं बाबू, यहाँ बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि बड़ी आंत में जो भोजन में उपस्थित जल होता है ना, बस उसका अवशोषण होता है, बस और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा। अगर ये तो 2 क्वेश्चन हो गया कि स्टार्टिंग मुख गुहा से होता है और अंत छोटी आंत में होता है। लेकिन आपको पूछेगा कि पूरे आहार नाल में मुझे बताइए कहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, तो याद रखिएगा, इस यहाँ पर एक नली है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, और इस नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका कार्य है केवल ये भोजन को यहाँ आहार नाल तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये 3 क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्टिव, आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? बड़ी आंत की ओर ध्यान देते हैं। बड़ी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे अंतिम भाग, वह सबसे लगभग आखिरी एवं लास्ट भाग होता है, ठीक है। बड़ी आंत आहार नाल का अगले भाग बड़ी आंत को में खुलता है। छोटी आंत का अगला भाग कहाँ खुलता है बाबू? बड़ी आंत में खुलता है, और यह भाग अंत भाग होता है, समझिए। तो आहार नाल का सबसे अंतिम भाग को क्या कहते हैं बाबू? बड़ी आंत कहते हैं, या फिर मल द्वार भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग
बड़ी आंत में खुलता है जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग को हम कोलोन एवं तथा दूसरा भाग तथा मलाशय या रेक्टम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में जो रचनाएं होती है बाबू, ये जो आपको यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो रचनाएं दिख रही है ये बड़ी आंत है। बाकी बड़ी आंत का ये दूसरा भाग जो कहलाता है वो मल द्वार या रेक्टम कहलाता है, जिसे हम मलाशय भी कहते हैं, जहाँ से मल त्यागा जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, जो छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़े पर ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, इस भाग को छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ा होता है ना, उस भाग को हम लोग सीकम क्या कहते हैं बाबू, सीकम कहते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये बहुत गहराई वाला क्वेश्चन हो गया कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इंग्लिश में इसे भी सीकम ही कहते हैं। इंग्लिश में भी ये क्या कहलाता है बाबू, सीकम ही कहलाता है। सीसम का शीर्ष भाग अंगुली जैसी रचना का होता है, जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, यहाँ पर एक रचना निकली होती है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। शायद मैंने ये बनाना भूल गया था, ध्यान दीजिएगा। इस रचना का नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है बाबू, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नाम है। मैं इसका कार्य आप लोग को बताता हूँ। आज से जब हजारों साल पहले हम लोग आदि मानव के रूप में थे, जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे ना, तो ये अपेंडिक्स क्या करता था ना, एक अपेंडिक्स रस स्रावित करता था। क्या करता था बाबू, अपेंडिक्स रस स्रावित करता था, जो कितनों से कितनों टाइट भोजन क्यों ना हो उसे वो गला देता था। सोच लो, हमारे छोटी आंत में एकदम कच्चा से कच्चा मांस को पचाने के लिए भी अंग था, लेकिन आज हम लोग जब भोजन को पका के खाने लगे ना बाबू, तो ये अंग हमारे लिए बेकार हो गया है। अरे मेरी बात समझ में, इसीलिए भोजन अधिक से अधिक छोटी आंत में ही जाके पूरी तरह से पच जाता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन पहले के टाइम में बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन होता था, ठीक है। और जो बचा हुआ भोजन रहता था वो अपेंडिक्स के द्वारा पाचन किया जाता था, अपेंडिक्स रस के द्वारा किया जाता था बाबू, पाचन किया जाता था। लेकिन आज हमारा अपेंडिक्स क्या होता है, बेकार अंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बाबू, अपेंडिक्स का रोग भी हो जाता है किसी मनुष्य में। कभी कभी क्या होता है, ये अपेंडिक्स में सूजन आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, इस अपेंडिक्स में अचानक ये अपेंडिक्स बड़ा हो जाएगा, जिस कारण शरीर में दिक्कतें उत्पन्न होती है। तो क्या कहता है, डॉक्टर इसे काट कर निकाल देता है। और आज कई शरीरों में ये अनुपस्थित भी होने लगा, धीरे धीरे ये गायब होने लगा। जिस प्रकार से मानव का पूंछ गायब हो गया है, उसी प्रकार से ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है बाबू, गायब होते जा रहा है। बस अपेंडिक्स के बारे में और कुछ जानना होना नहीं है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, छोटी बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जो कायमा में जो जल उपस्थित होता है उसका अवशोषण हो जाता है, और वो अवशोषित होकर भोजन कायमा इधर से होते हुए ये मल द्वार के द्वारा क्या हो जाता है बाबू, शरीर से बाहर निकल जाता है। और यहीं पर बोल सकते हैं जय श्री राम। अर्थात आज सावन का अंतिम दिन है, और आज महाकाल की कृपा से हमारा ये चैप्टर हो गया पूरी तरह से अंत, अर्थात ख़त्म। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले ही वीडियो में इसका मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। लगभग 100 प्रश्न होंगे। आपको प्रश्न मैंने रेडी कर दिया है, और आज मैं ये क्लास ले रहा हूँ, और जस्ट अभी ही मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको पहुँचा दूंगा। आप लोग उसको ज़रूर देखिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भेजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।